नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसका कि पार्ट 2, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पेंशन रूल्स 1993 के सारे रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये कि सीरीज है जिसमें हम पेंशन रूल्स के बारे में, पेंशन मैनुअल के सारे रूल्स 1 से लेकर 108 रूल्स तक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला वीडियो मेरा हो चुका है जिसमें मैंने रूल नंबर 9 तक डिस्कस किया है। अब हम रूल नंबर 9 के बाद में इसका पार्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई है और एक न एक दिन आप जब रिटायर होंगे तब आपको इस पेंशन, खासकर पेंशन रूल्स के बारे में अगर जानकारी रहेगी तो आपका सेटलमेंट में अगर कहीं कुछ कमी रहती है या कुछ इश्यूज आते हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और एक आपको जानकारी भी रहेगी कि एक प्रकार से अगर आप पेंशनर हैं तो आपको क्या चीज़ें कब करनी चाहिए, कब मिलता है, क्या मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जो भी लोग रिटायर होते हैं उन लोगों के लिए। और खास साथ ही साथ अगर आप किसी एक डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अगर आप ढंग से ये मेरे सारी इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो मैं बोलता हूँ कि पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपके मन में ऐसा कोई डाउट या कोई भी ऐसी क्यूरी नहीं रह जाएगी कि जिस पर हम लोग चर्चा नहीं करें, क्योंकि मैं इसमें जो भी पीडीएफ बना रहा हूँ उसमें कम्प्लीटली सारी चीज़ें अपने हिसाब से और पूरी तरह से शो कर रहा हूँ, ताकि उसका आप खुद अपने हिसाब से भी उसका मीनिंग निकाल सकें, इंटरप्रेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। पार्ट 2 में हम लोग कुछ रूल्स को कवर करेंगे और फिर 3, 4 और इस प्रकार से ये पूरी सीरीज चलेगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें ये रूल नंबर 9 तक मैं पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो रूल नंबर 9 में दिया हुआ है कि राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड और विड्रॉ पेंशन। प्रेसिडेंट को एक रूल है कि वो मतलब एक प्रेसिडेंट को एक राइट है कि वो चाहे तो पेंशन को विथहोल्ड कर सकता है, मतलब रोक भी सकता है, और विड्रॉ मतलब बंद भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को एक पावर दी हुई है, और चाहे तो उसमें वो पार्सलरी अगर पेक्यूनरी लॉस किसी प्रकार से रेलवे एम्प्लॉय की तरफ से रेलवे का या गवर्नमेंट का हुआ है तो उसकी रिकवरी भी करवा सकता है। तो ये एक पावर दिया हुआ है, एक राइट दिया हुआ है प्रेसिडेंट को। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है कि अगर मान लो वो विथहोल्ड या विड्रॉ करते हैं तो क्या कंडीशन रहेंगी। तो उस कंडीशन में ये रहेगा कि उसको यूपीएससी से कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर फाइनल ऑर्डर इशूड। फाइनल ऑर्डर इशू करने से पहले उसे यूपीएससी को बताना पड़ेगा जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है उसके बारे में। उसके बाद और इसी में साथ ही साथ प्रोवाइडेड फर्दर भी दिया हुआ गया, और भी एक कंडीशन दी गई कि वेयर अ पार्ट ऑफ पेंशन इज विथहेल्ड और विड्रॉ। जहाँ पर एक कोई पेंशन का पार्ट या मतलब कुछ हिस्सा या कुछ आधी पेंशन अगर विथहेल्ड कर दी गई है या विड्रॉ की गई है तो द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शेल नॉट बी रिड्यूस। तो वो जो अमाउंट रहेगा पेंशन का, जो मतलब ये कि जो पेंशन उसको मिलने वाली है एम्प्लॉय को, तो वो अमाउंट 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम जो है पेंशन होती है 9,000, उससे कम उसे पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर विथहेल्ड करते हैं उस कंडीशन में, तो अगर उसका पार्सल ये विथहेल्ड करते हैं तो कम से कम उसको इतनी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। और द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग प्रिपेयर्ड इन द सब रूल नंबर 1, जो सब रूल नंबर 1 जो है, ये इसमें से पेन ले लेता हूँ। ये सब रूल नंबर 1 जो इसमें जो दिया गया हो उसमें से अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, इसको देखते हैं हम लोग। अगर देखिए दोस्तों, अगर मान लो कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग किसी रेलवे एम्प्लॉय के अगेंस्ट में अगर इंस्टीट्यूट की गई है तो या तो वो उसकी सर्विस के दौरान होगी, या फिर मतलब बिफोर रिटायरमेंट होगी, या फिर ड्यूरिंग हिज रिटायर एम्प्लॉयमेंट बाद में होगी। तो शेल आफ्टर भी फाइनल रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट बी डीम टू बी प्रोसीडिंग, उसे ऐसा माना जाएगा कि प्रोसीडिंग हो रही है अंडर दिस रूल एंड शेल बी कंटिन्यूड, और वो उसी तरह से चलती रहेगी एंड कंक्लूडेड बाय द अथॉरिटी बाय विच, और उसका जो कंक्लूडेड किया जाएगा, मतलब जो ख़त्म की जाएगी या उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, विच द दे कमिंस इन द सेम मैनर, उसी तरह निकाला जाएगा जिस प्रकार से कि एक रेलवे एम्प्लॉय जब सर्विस में रहता है और उस समय उसका उसके जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है उसको किया जाता है, उसी तरह से एक रिटायर्ड एम्प्लॉय का भी किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें भी प्रोवाइडेड दिया गया है। तो प्रोवाइडेड ये है कि वेयर द
डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूट बाय द अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के द्वारा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की। एक और प्रोवाइडेड दिया गया है कि जहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय द अथॉरिटी होती है सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट से जो सबऑर्डिनेट रहेगा, द अथॉरिटी शेल सबमिट अ रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी अथॉरिटी के द्वारा वो फाइंडिंग्स जो है और रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग टू द, वो प्रेसिडेंट को उसके फाइंडिंग्स देगा। अब देख लेते हैं कि इफ नॉट इंस्टीट्यूट वाइल द रेलवे सर्वेंट वाज इन सर्विस, रेलवे एम्प्लॉयड जो है सर्विस में नहीं था, है ना, सर्विस में नहीं है, मतलब वाज इन, जब रेलवे एम्प्लॉय सर्विस में था उस समय ये इंस्टीट्यूट नहीं की गई है, मतलब उसका बनाई नहीं गई है। वेदर बिफोर हिज रिटायरमेंट और ड्यूरिंग हिज रिटायरमेंट, चाहे वो बिफोर उसके रिटायरमेंट के पहले हो या फिर ड्यूरिंग हिज रिटायरमेंट हो। तो शेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब इस प्रकार से अगर मान ये कि बिना प्रेसिडेंट के सैंक्शन के उसे इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी प्रोसीडिंग को मतलब उसको चालू नहीं किया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग को बिना प्रेसिडेंट के सैंक्शन के। मतलब ये कहने का दोस्तों कि अगर रिटायरमेंट के बाद किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट की। शेल नॉट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट, ऐसा कोई इवेंट के बारे में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है जो कि उस मतलब 4 साल पहले, मतलब उसके रिटायरमेंट के 4 साल पहले ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करनी हो, तो उसके बारे में ये प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी। एंड शेल बी कंडक्टेड बाय सच अथॉरिटी, और ऐसी अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी इन विच प्लेस एज द प्रेसिडेंट में भी डायरेक्टेड, जिसके बारे में प्रेसिडेंट उसको डायरेक्ट किया जाए, बताया जाए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, ऐसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इन विच ऑर्डर इन रिलेशन टू द रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज सर्विस, जिस प्रकार से एक रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस में रहता है उसी प्रकार उसी प्रोसीडिंग के अनुसार जो है वो जो प्रोसीडिंग की जाएगी उसी के अनुसार। और ऐसा कोई केस जिसमें कि रेलवे सर्वेंट हु हैज़ रिटायर्ड, जो कि रिटायर्ड हो गया ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूशन, मतलब सुपर एन्यूशन मतलब 60 ईयर की एज में, या फिर अदरवाइज एंड अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट कोई यानी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर करनी है तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर कंटिन्यूड इन सब रूल नंबर 2। सब रूल नंबर 2 में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का दिया गया है ए प्रोविज़न पेंशन, जिस पीरियड में उसका ये प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान में उसे एक प्रोविजनल पेंशन प्रोवाइडेड की जाती है जो कि रूल नंबर 10 के अनुसार सेंक्शन की जाती है। अब हम रूल नंबर 10 भी जब पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो वेयर अ प्रेसिडेंट डिसाइडेड, जहाँ पर प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि नॉट टू विथहोल्ड आर विड्रॉ पेंशन, विथहोल्ड या विड्रॉ पेंशन नहीं करना है, बट ऑर्डर रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस, लेकिन अगर वो ऐसा ऑर्डर देता है कि पेक्यूनरी लॉस मतलब जो सॉरी रेलवे को जो लॉस हुआ है उसके ड्यूटी के दौरान, तो द रिकवरी शेल नॉट बी ऑर्डिनरली मेड एट द रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द पेंशन। तो जो रिकवरी की जाएगी दोस्तों, अगर मान लो एक फॉर एग्जांपल अगर समझ लेते हैं किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट मतलब पेंशन बनती है 30,000 रुपये मंथली, तो उसमें 1/3 से ज़्यादा कटौती, मतलब उसमें जो रिकवरी रहेगी वो नहीं कर सकती, मतलब 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट उसकी पेंशन से रिकवर्ड नहीं किया जा सकता है। मैक्सिमम उसको 2/3 पेंशन तो देना ही है, उससे कम की रिकवरी की जा सकती है। तो ये इसका इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये मीनिंग है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, और इस कटौती के लिए या इस रिडक्शन के लिए या रिकवरी के लिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शेल बी डीम टू बी इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के साथ डीम टू बी इंस्टीट्यूट मतलब ऐसी मान ली जाएगी कि चल रही है ऑन द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इज इशूड, जिस दिन वो चार्ज स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इशू किया जाता है द रेलवे सर्वेंट और पेंशनर, जो भी, या तो अगर रेलवे एम्प्लॉई है तो उसको या फिर पेंशनर को, या फिर इफ द रेलवे सर्वेंट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, या फिर एम्प्लॉई जो कि सस्पेंड कर दिया गया सस्पेंशन में चल रहा होगा फ्रॉम एन अर्लियर डेट, उससे पहले की डेट, ऑन सच डेट और ऐसी डेट, एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम टू बी इंस्टीट्यूट, जुडिशियल प्रोसीडिंग को भी डीम टू बी इंस्टीट्यूट माना जाएगा।
इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऐसा कोई केस जिसमें कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग की गई हो, ऑन डेट विद द कंप्लेंट और रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के थ्रू, जो मजिस्ट्रेट के संज्ञान में या कॉग्निजेंस। अब इसमें हम दोस्तों रूल नंबर 10 देख लेते हैं। तो रूल नंबर 10 में दिया हुआ है कि जो पेंशन मिलती है, ये जो प्रोविजनल पेंशन मिलती है, अगर मान लो कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके दौरान एम्प्लॉय को जो पेंशन दी जाती है उसको प्रोविजनल पेंशन बोला जाता है, जो कि 2/3 होती है। 2/3 तो देना ही होता है, मतलब मिनिमम 2/3 तो उसको देना ही होता है। तो उसके बारे में दिया हुआ है रूल नंबर 10 में, तो उसको हम समझ लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट रिफर्ड इन सब रूल नंबर 3 में जो दिया हुआ है ऑफ रूल नंबर 9, द अकाउंट ऑफिसर, जो अकाउंट ऑफिसर है, शेल ऑथोराइज, वो ऑथोराइज रहेगा पेंशन नॉट एक्सीडिंग द मिनिमम मैक्सिमम पेंशन, है ना, विच कुड हैव बीन एडमिसिबल ऑन द बेस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस to the date of retirement of a railway servant, or if he was under suspension on the date of retirement up to the date immediate preceding the date which he was placed under suspension। जिस डेट में वो सस्पेंड हुआ था उसके जस्ट बाद की जो डेट रहेगी इमीडिएट, तो उस डेट को माना जाएगा कि मतलब एज ए रिटायरमेंट डेट उसको मान लिया जाएगा। मतलब ये उसका उस डेट से उसको दिया जाएगा पेंशन, जो प्रोविजनल पेंशन रहेगी। और पेंशन नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम पेंशन, जो पेंशन मिलेगी वो मैक्सिमम पेंशन से ज़्यादा नहीं मिलेगी उसकी। अब इसमें देख लेते हैं प्रोविजनल पेंशन जो रहेगी शेल बी ऑथोराइज्ड बाय द अकाउंट ऑफिसर, उसको अकाउंट ऑफिसर के द्वारा ऑथोराइज किया जाएगा, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच, उस डेट को, जिस डेट को रिटायरमेंट होगा तो उसको, एंड उस डेट को इंक्लूड किया जाएगा ऑन विच आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ, जब उसका कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंट या जुडिशियल प्रोसीडिंग का कंक्लूजन हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर आर पास्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी कंपिटेंट रहेगी उसके द्वारा फाइनल ऑर्डर उसे दिया जाएगा। कब से कब की डेट का, डेट ऑफ रिटायरमेंट का से बीच से लेकर कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग के बीच का पीरियड का। अब इसमें देख लेते हैं कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको जो भी अमाउंट दिया जाता है उसमें से एक ग्रेजुटी, एक ऐसा अमाउंट होता है कि जो एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट जो है, अपने जेब से, अगर बोला जाए तो अपने अकाउंट से या अपने जेब से देती है। बाकी का जो भी अमाउंट होता है वो रेलवे एम्प्लॉय का, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका खुद का अर्न किया हुआ या खुद का सेविंग या खुद की छुट्टियों का पैसा या खुद का पैसा होता है अगर देखा जाए तो। बाकी सिर्फ ग्रेजुटी होती है जो कि एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट उसको अपने अकाउंट से, अपनी जेब से उसको देती है। तो जो भी रिकवरी होती है या जो भी अमाउंट उसमें से उसका काटा जाता है या रखा जाता है अपने पास में, विथहोल्ड किया जाता है, तो वो ग्रेजुटी से में होता है। तो नो ग्रेजुटी शैल बी पेड टू द रेलवे सर्वेंट, कोई भी उसे ग्रेजुटी पे नहीं किया जाएगा अंटिल द, जब तक कि उस डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग का फाइनल आउटकम नहीं आया जाता है। ठीक है, बशर्ते, लेकिन क्या कंडीशन उसमें ये है कि प्रोवाइडेड दैट, मतलब बशर्ते जहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है और अंडर DNAR रूल्स के अनुसार, और उसके पास उसको अगर पेनल्टी दी गई है, कौन सी, रूल नंबर 6 में से ये 4 पेनल्टी, 1 2 3 4, इनमें से अगर कोई पेनल्टी दी गई है तो जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी उसे रोका नहीं जाएगा, मतलब ग्रेजुटी उसको दी जाएगी। क्योंकि ये जो होती है दोस्तों, ये माइनर पेनल्टी, ये जो होती है ये माइनर पेनल्टी होती है। 1 2 3 4 रूल नंबर 6 DNAR का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें रूल नंबर 6 में मैंने
सारी पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है कि 6 तो जो है माइनर पेनल्टीज़ और 5 जो है मेजर पेनल्टीज़ है, उनको रूल नंबर 6 में दिखाया है। तो उसमें से अगर मान लो 1 से लेकर 4 तक पेनल्टी दी गई है तो उसके बारे उस कंडीशन में उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि मतलब देखा जाए तो अगर ग्रेजुटी देखा जाए तो ऐसी कोई कंडीशन जो पेनल्टी जिसमें कि उसका फाइनेंशियल अमाउंट रोकना है, उस कंडीशन में उसे ग्रेजुटी रोकी जाती है। पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन मेड अंडर रूल नंबर 1, इसका जो रूल नंबर 1 है उसमें जो पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन का है, शैल बी एडजस्टेड, उसे एडजस्ट किया जाएगा। फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट सेंक्शन बाय रेलवे सर्वेंट, सेंक्शन टू रेलवे सर्विस, रेलवे सर्वेंट को जो सेंक्शन किया जाएगा फाइनल रिटायरमेंट का बेनिफिट, उसमें से उसे एडजस्ट किया जाएगा इन सच प्रोसीडिंग। बट नो रिकवरी शैल बी मेड, लेकिन ऐसी कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। द पेंशन फाइनली सेंक्शन इज लेस देन द प्रोविजनल पेंशन, मतलब ये है कि उसकी जो पेंशन बनेगी वो पेंशन प्रोविजनल पेंशन से लेस देन नहीं रहेगी, और अगर लेस देन होती है मतलब उससे कम होती है तो उस जो इस एक्स्ट्रा अमाउंट उसे दिया गया है उसे रिकवरी, उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी, मतलब उसे जो मिल गया है वो मिल गया है, ठीक है ना। तो उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी अगर फाइनल पेंशन उसकी कम बनती है प्रोविजनल पेंशन से। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट में दिया हुआ है कि द कॉम, अब ये इस कंडीशन में दोस्तों एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो गया है, रिटायर्ड हो गया है। अब रिटायर्ड होने के बाद बहुत से लोग होते हैं जो कोई ना कहीं कुछ कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जाते हैं, या कोई कुछ किसी कंपनी कहीं इधर उधर ज्वाइन हो जाता है, तो उसके लिए भी कुछ रूल दिए हुए हैं, खासकर क्लास ए सर्विस ए ग्रुप के लिए। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई पेंशनर है इमीडिएट आफ्टर इज रिटायरमेंट, अगर वो उसकी रिटायरमेंट उनके बाद मेंबर ऑफ सेंट्रल CCS ग्रुप ए सर्विसेज में है और वो उसकी इच्छा है कि कहीं कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसके रिटायरमेंट की डेट से 1 साल पहले उसे ये अपना एक तरफ से एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, उस सेंक्शन लेना पड़ेगा, ऑब्टेन द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इसे सेंक्शन लेनी पड़ेगी कि वो किस फर्म में या किस कंपनी में एज ए कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इंगेज होना चाह रहा है, उसे प्रियोर परमिशन लेनी होती है। बशर्ते कि अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परमिटेड, उसे एक ही सी परमिशन दे दी गई बाय द गवर्नमेंट टू टेक अप द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपेरेटरी आर टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट मतलब ये है कि जो 300 डेज़ की लीव मिलती है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो उस लीव को इनकेस नहीं करा के वो चाहे तो 300 डेज़ पहले अपना रिटायरमेंट ले सकता है। उस लीव का उसे पैसा नहीं मिलेगा, बस उसको उस मतलब वो जो पीरियड रहेगा उसे एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा और उसका, लेकिन उस पर फिर वो उस कंडीशन में लीव इनकेसमेंट वो नहीं ले सकता है। आर ड्यूरिंग रिफ्यूज लीव शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू, उस कंडीशन में ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा कि वो सब्सिक्वेंट परमिशन उसके बाद में जो है परमिशन ले फॉर कंटिन्यूस इन सच एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के लिए। तो अगर लीव प्रिपरेटरी पीरियड के दौरान अगर वो ये कहीं और ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में उसे ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट द परमिशन, और जहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट कर देती है अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन के लिए ग्रांट कर देती है या फिर रिफ्यूज़ कर देती है ऐसी परमिशन, तो द एप्लीकेंट जो है मतलब आवेदक जो रहेगा, एम्प्लॉय जो रहेगा, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, उसका जो रिफ्यूज़ल का या जो ऑर्डर रहेगा उसके ऑर्डर के साथ साथ वो अपना रिप्रेजेंटेशन उस कंडीशन के अगेंस्ट में दे सकता है और रिफ्यूज़ल के लिए जो भी फिट बैठता हो उसके अनुसार वो अपना रिप्रेजेंटेशन उसे दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर कैंसलिंग, ऐसा कोई ऑर्डर जो कैंसलिंग के अलावा हो, कोई ऑर्डर हो, कंडीशन और ग्रांटिंग सच परमिशन, या फिर ऐसी परमिशन विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के शैल भी बनाई जाएगी अंडर दिस रूल विदाउट गिविंग द पेंशनर मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैंसिलिंग के अलावा और कोई ऐसी कंडीशन या परमिशन नहीं दी जाएगी विदाउट, मतलब पेंशनर को रिप्रेजेंटेशन दिए बिना उसे, या अपॉर्चुनिटी शोकास नोटिस के बिना उसे ऐसा कोई नोटिस या ऑर्डर उसे नहीं दिया जाएगा। बिना मतलब उस बिना सफाई दिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि बिना
चांस दिए हुए अपने अपॉर्चुनिटी के शोकास के बिना उसे कोई अदर ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इफ़ एनी पेंशनर टेक्स अप एनी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पेंशनर है वो एक कोई भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेता है एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले अगर कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेता है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विदाउट द प्रियोर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना प्रॉपर परमिशन जो 1 साल पहले लेनी चाहिए उसके बिना, और कमिट अ ब्रीच, या फिर वो जो 1 साल का पीरियड है उसको ब्रीच कर देता है, उससे पहले कहीं ज्वाइन हो जाता है, subject to which permission to take up any commercial employment has been granted to him under this rule, इस रूल के अनुसार जो ग्रांट किया गया है, shall be competent for the government to declare, उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑथोराइज रहेगी या कम्पिटेंट रहेगी वो कि क्या डिक्लेयर करने के लिए, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, उसे राइटिंग में ऑर्डर दे सकती है, फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, या रिकॉर्डेड रीज़न के साथ साथ, जिसमें दैट दस शेल नॉट बी इंटाइटल्ड, और उसमें ये डिक्लेयर किया जाएगा कि वो इंटाइटल नहीं है होल या अ पार्ट ऑफ पेंशन का पार्ट लेने के लिए, फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाई इन अंडर, उस ऑर्डर में जिस पीरियड के बारे में चर्चा की रहेगी, जिस पीरियड के बारे में उसका इंटाइटलमेंट उसे रोक दिया जाएगा या उस पार्ट ऑफ द पेंशन रोक दी जाएगी, उस पीरियड के बारे में इस प्रकार का एक रिटर्न में ऑर्डर दे सकता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें रूल नंबर आ गया 12 नंबर में दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस इन इनकम टैक्स और अदर केसेस आफ्टर रिटायरमेंट, अगर कोई एम्प्लॉई है जो रिटायर हो जाता है और वो कहीं दूसरी जगह इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने लगता है डिपार्टमेंट में, तो उस कंडीशन में क्या प्रोविजंस रहेंगे, तो नो पेंशनर, कोई भी पेंशनर नहीं रहेगा वाइल इन सर्विस रिटायर्ड फ्रॉम अ पोस्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री फाइनेंस में जो एम्प्लॉई था अगर वो रिटायर होता है तो सेटअप प्रैक्टिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो ये जो 2 साल का पीरियड रहेगा रिटायरमेंट के बाद 2 साल के पहले वो कहीं भी मतलब ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मतलब करना भी है तो उसे 2 साल के बाद करना पड़ेगा, 2 साल के लिए वो नहीं करेगा। अब ये दिया हुआ है कि इन एनी एरिया, ऐसा कोई एरिया है विच वॉज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, मतलब ये कि अगर एम्प्लॉय जहाँ से रिटायर हुआ है और वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में लास्ट 3 ईयर में उसने वहाँ पर एज ए ऑफिसर काम किया है बिफोर हिज रिटायरमेंट, तो उस एरिया में वो काम नहीं करेगा, मतलब उस एरिया में वो कॉमर्शियल या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उस एरिया में काम नहीं करेगा। इन एरिया अदर देन दोज रिफर्ड इन, ये जो एरिया ए दिया हुआ है इसके अलावा जो एरिया रहेगा विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वहाँ पर भी वो नहीं करेगा बिना प्रीवियस सेंक्शन के, प्रेसिडेंट के सेंक्शन के बिना। नो पेंशन शेल बी पेएबल टू सच पेंशनर, और अगर कोई ऐसा पेंशनर है तो उसे पेंशन शेल पेड नहीं की जाएगी, उस सेटअप पर प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है सब रूल नंबर 1 को मतलब अनुसार, इन एनी पीरियड ऑफ विच ही सेट प्रैक्टिस एज लॉन्गर पीरियड द गवर्नमेंट में डायरेक्टेड, तो गवर्नमेंट चाहे तो उस पीरियड के दौरान का उसे पेंशन उसे रोक सकती है, मतलब नहीं देगी उस पीरियड के दौरान के लिए। नो पेंशन शेल बी पेएबल टू सच पेंशनर हु सेटअप प्रैक्टिस, जो स्टार्ट कर देता है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल नंबर 1 को कॉन्ट्रवेंट करते हुए, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड, किसी भी पीरियड के फॉर विच ही हैज सेटअप द प्रैक्टिस एंड सच लॉन्गर पीरियड एज द गवर्नमेंट में, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया जाए उस पीरियड के अनुसार। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस रूल, इस रूल के लिए जो कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है उसके बारे में, और डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब देख लेते हैं कि रूल नंबर 13, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर अ गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। अब एक एम्प्लॉई है जो रिटायर हो गया है, लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद में कहीं गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया अगर कहीं अगर अदर जॉब में इंगेज होता है तो उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे, तो इफ़ अ पेंशनर, अगर कोई ऐसा कोई पेंशनर है या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज अ मेंबर ऑफ सर्विस ग्रुप ए की सर्विस का मेंबर था,
विशेष टू एक्सेप्ट एनी, उसकी इच्छा है कि कहीं और का एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने की बाय अंडर एनी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, किसी भी गवर्नमेंट का आउटसाइड इंडिया, ही शैल ऑब्टेन, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से फॉर सच, और ऐसे एक्सेप्टेंस के लिए। एंड नो पेंशन शैल बी पेएबल टू अ पेंशनर, और उसे पेंशन नहीं दी जाएगी हु एक्सेप्ट एन एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रियर परमिशन, अगर वो बिना परमिशन के अगर वो ऐसी कोई जॉब लेता है, एंगेज होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड विच ही इज सो एम्प्लॉयड और सच लॉन्गर पीरियड एज गवर्नमेंट में डायरेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट जितना पीरियड चाहे उस पीरियड के लिए उसका ये पेंशन रोक सकती है, रोक ले, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट कि रेलवे सर्वेंट हु वाज परमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, लेकिन ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने परमिट कर दिया गया टू टेक अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट के आउटसाइड इंडिया के उसे परमिट कर दिया गया, ड्यूरिंग हिज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट शेल नॉट बी, उसे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा टू ऑब्टेन सब्सिक्वेंट परमिशन, उसके बाद में परमिशन लेना टू हिज कंटिन्यूएंस इन सच एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट आउटसाइड गवर्नमेंट क्या रहेगा। अब इसमें 14 नंबर देख लेते हैं कि पीरियड विच शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सर्विस फॉर पेंशनर बेनिफिट, तो ऐसा कौन सा पीरियड है जो उसकी सर्विस में पेंशनरी बेनिफिट के लिए ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट के दौरान का ऐसा पीरियड जो कि फॉलोइंग पीरियड जो कि शेल नॉट बी कंस्टिट्यूट सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट के लिए उसे कंस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। जो नेमली क्या है उसमें से, इन पार्ट टाइम कैपेसिटी, जो ऐसा काम पार्ट टाइम कैपेसिटी में किया उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एट कैजुअल मार्केट और डेली रेटेड पे काम किया है। एन नॉन पेंशनेबल पोस्ट इन अ पोस्ट पेड फॉर कंटिजेंसी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 31, रूल नंबर 31 जब हम पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। और अंडर कन्वेनेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट स्पेसिफाई प्रोवाइडेड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट, वर्क डन ऑन पेमेंट ऑफ अ फी और ऑनरेरियम, ऐसा कोई काम जिसको कि फ़ी लेके कर दिया गया ऑनरेरियम लेकर। और अप्रेंटिस पीरियड ऑफ स्पेशल क्लास अप्रेंटिसेज, स्पेशल क्लास अप्रेंटिस जो रेलवे में आते हैं उनके लिए जो अप्रेंटिस पीरियड है उसके दौरान। रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 40, इसका रूल नंबर जो 40 रहेगा उसके अनुसार रिमूवल या डिसमिसल हुआ है तो उसको। रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस सेव एज इंडिकेटेड इन अंडर रूल नंबर, मतलब सेव एज इंडिकेटेड अंडर रूल नंबर 41 का मतलब कि रूल नंबर 41 को छोड़कर जो रेजिग्नेशन दिया जाएगा, रूल नंबर 41 क्या है उसको हम लोग आके देख देंगे। पीरियड ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस, अनऑथराइज एब्सेंट हुआ है इन कंटिन्यूएशन ऑफ अथॉराइज लीव, लीव लेके गया 10 दिन का, उसके बाद में महीने भर तक वो ज्वाइन नहीं किया, तो उस पीरियड को जो अनऑथराइज एब्सेंट हुआ है उस पीरियड को लीव ऑफ एब्सेंट ट्रीटेड एज ओवर स्टे, उसको ओवर स्टे मान लिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम अलाउड टू रेलवे सर्वेंट, जो रेलवे सर्वेंट को ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है ट्रांसफ़र के समय ऑन हिज एट हिज ओन रिक्वेस्ट एंड नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट विच ही इज़ नॉट इंटाइटल टू बी पेड, जिसके के लिए वो इंटाइटल नहीं है पे करने के लिए ज्वाइनिंग टाइम, उसे अगर ऑन रिक्वेस्ट पे तो ज्वाइनिंग टाइम दिया नहीं जाता उस कंडीशन में, अगर वो इंटाइटल नहीं है तो उस कंडीशन में नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर विच ही इज़ नॉट इंटाइटल टू बी पेड नहीं है इंटाइटल उसका। पीरियड ऑफ सर्विस ट्रीटेड एज डाइज नॉन, ऐसा कोई पीरियड जिसे डाइज नॉन के ट्रीट किया गया है उसे नहीं किया है माना जाएगा। फॉरेन सर्विसेज इन रिस्पेक्ट विच द एम्प्लॉयमेंट फॉरेन एम्प्लॉयर और रेलवे सर्वेंट who is not paid service contributed unless the payment has been specified waived by the precedent. Not paid services contributed on contract basis except when following by confirmation. Note, unpaid holidays जो है संडे है, शॉर्ट पीरियड ऑफ लीव और हाफ डे लेस ग्रांटेड और रेलवे वर्कशॉप स्टाफ ट्रीटेड एज अ क्वालिफाइंग सर्विस। Recovery and adjustment of government or railway dues from pensionary benefits.
तो दोस्तों एक एम्प्लॉय, बहुत सी बार आपने देखा होगा कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद में उसमें रिकवरी निकलती है। तो उसमें कौन कौन सी रिकवरी हो सकती है जो कि उससे पेंशनरी बेनिफिट में से उनको रिकवर किया जाता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है रूल नंबर 15 में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस। हेड ऑफ द ऑफिस जो रहेगा उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो सर्टेन करे और एसेस करे, उसका मूल्यांकन करे और निर्धारित करे गवर्नमेंट एंड रेलवे ड्यूज पेएबल टू बाय द रेलवे सर्वेंट फॉर रिटायरमेंट के समय जो ड्यूज़ है वो उसको पूरी तरह से पे कर दिए गए हैं कि उसकी ये ड्यूटी। द रेलवे और गवर्नमेंट ड्यूज एज सर्टेन आज एसेस्ड किए गए हैं, जो निकाले गए हैं, विच रिमेन आउटस्टैंडिंग, अगर कोई आउटस्टैंडिंग रहता है टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट, या फिर जिस दिन एम्प्लॉय की डेथ हुई है, शैल बी एडजस्टेड, उसे एडजस्ट किया जाएगा द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती है उसमें से, या फिर जो डेथ ग्रेजुटी मिलती है उसमें से, या फिर जो टर्मिनल ग्रेजुटी मिलती है उसमें से उसे रिकवर किया जाएगा। शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब रूल नंबर 4। सब रूल नंबर इसका 4 जो रहेगा उसके अनुसार उसे प्रोविजन में से प्रोविजन दिए गए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन रेलवे और रेलवे गवर्नमेंट ड्यूज का मतलब क्या हो जाता है, इसमें दिया हुआ है कि द ड्यूज पर्टेनिंग टू रेलवे और गवर्नमेंट अकोमोडेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ लाइसेंस फीस, मतलब ड्यूज पर्टेनिंग टू रेलवे से संबंधित है, रेलवे से, गवर्नमेंट अकोमोडेशन इंक्लूडिंग एरियर्स, जो भी एरियर्स बकाया है लाइसेंस फी का, एज वेल एज डेमेजेस जो चार्ज लगते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ रेलवे अकोमोडेशन के, एंड गवर्नमेंट अकोमोडेशन बियॉन्ड द परमिशिबल पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उस पीरियड तो नहीं लगता, उसके बाद में जो लगता है डैमेज चार्जेस फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी, जो एम्प्लॉय उसके रिटायरमेंट के बाद का जो पीरियड है उसमें, यदि ड्यूज अदर देन द पर्टेनिंग द टू द रेलवे के, रेलवे के या गवर्नमेंट के अकोमोडेशन के अलावा जो ड्यूज रहेंगे, नेमली बैलेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग, कोई हाउस बिल्डिंग का उसने लोन लिया उसका, या अदर एडवांसेस, फेस्टिवल एडवांस या डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस में से कोई अगर ड्यू है तो वो, ओवर पेमेंट ऑफ पे अलाउंसेस, लीव सैलरी अगर ली है, अदर ड्यूज एज पोस्ट ऑफिस, लाइफ LIC लॉसेज, इस टाइप के जो ड्यूज रहेंगे, है ना, पर्टेनिंग टू रेलवे अकोमोडेशन के अलावा अदर दिन, तो गवर्नमेंट एज रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंसी, या कोई उसके नेग्लिजेंसी कारण कोई लॉस हुआ है या फ्रॉड हुआ है, एज द ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट वाइल ही वाज इन सर्विस, जब वो सर्विस में था रेलवे एम्प्लॉय, उस पीरियड में अगर कोई नेग्लिजेंसी या फ्रॉड हुआ है जिसके कारण रेलवे को लॉस हुआ है, उसकी कोई ऐसी रिकवरी होनी हो तो उस कंडीशन में जो है उसका उस ग्रेजुटी में से उसका अमाउंट रोक दिया जाता है। 4 का देख लेते हैं। इसमें एक क्लेम अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एनी ऑफ द क्लेम, एक क्लेम अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट में भी ऑन अकाउंट किया जा सकता है ऑन ऑल और सारे, या फिर एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक के बारे में। पहला है लॉसेज दे सकते हैं इंक्लूडिंग शॉर्ट कलेक्शन इन फ्रेट चार्जेस, शॉर्टेज इन स्टोरेज, स्टोर में अगर वो उसमें शॉर्टेज हो जाता है, या फ्रेट का कलेक्शन का कोई चार्ज है उसमें कुछ शॉर्टेज मिलता है अमाउंट में, कॉज्ड बाय गवर्नमेंट, कॉज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई नुकसान होता है एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंसी ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर फ्रॉड किया जब वाइल ही वाज इन सर्विस, अगर वो सर्विस में था उस पीरियड में कोई फ्रॉड या कुछ एक नेग्लिजेंसी हुई है तो उस कंडीशन के लिए जो लॉस हुआ है। अदर गवर्नमेंट ड्यूज, अन्य कोई गवर्नमेंट के ड्यूज सच एज ओवर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पे एंड अलाउंस ऑन अदर ड्यूज एज हाउस रेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस LIC एंड आउटस्टैंडिंग एडवांस, इस टाइप के अगर कुछ है तो उसे, इस टाइप के जो है लॉसेज उसको ग्रेजुटी में से किया जाता है। अब इसका रूल नंबर 16 देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ द ड्यूज पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट और रेलवे अकोमोडेशन, अगर एडजस्टमेंट करना है या रिकवरी करना है तो किस तरह करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है पहला कि इसमें डायरेक्टर ऑफ स्टेट ऑन रिसिप्ट एट इंटीमेशन, तो डायरेक्टर ऑफ स्टेट जो रहेगा उसे एक इंटीमेशन दिया जाएगा किसकी तरफ से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से, कि मतलब सो एंड सो एम्प्लॉय PF नंबर के साथ में वो इस समय इस पीरियड के दौरान रिटायरमेंट होने वाला है, उसको इस तरह से इंटीमेशन दिया जाए। जब इंटीमेशन मिल जाएगा उसे तो वो अपने पास से नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू करेगा किसको, एम्प्लॉय को, है ना, बिफोर रिकॉर्ड करेगा और इन्फॉर्म करेगा हेड ऑफ द ऑफिस को 8 महीने पहले फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द
अलॉटी, जो एम्प्लॉई हो अलॉटी मतलब हम जिसने क्वार्टर लिया हो उसके बारे में वो इस टाइप से एक नो डिमांड सर्टिफिकेट अलॉट करेगा, इशू करेगा। इफ़ एनी लाइसेंस फी वॉज रिकवरेबल, अगर कोई लाइसेंस फी जो रिकवरेबल है फॉर हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड टू 8 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट, इस 8 मंथ के पीरियड का जो अमाउंट रहेगा वो अगर रिकवरेबल है, और अगर इफ़ नो इंटीमेशन इन रिगार्ड टू रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी, अगर कोई इंटीमेशन नहीं है इस प्रकार की रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा नहीं की गई है, बाय द स्टिपुलेटेड डेट, जो निश्चित डेट दी गई है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट, ऐसा मान लिया जाएगा कि नो लाइसेंस फी वॉज रिकवरेबल नहीं थी फ्रॉम द अलॉटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड प्रिसीडिंग 8 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट, ऐसी कोई रिकवरेबल अमाउंट नहीं था। द हेड ऑफ द ऑफिस शेल इंश्योर, वो इंश्योर करेगा कि लाइसेंस फी फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ, अगले 8 मंथ का जो लाइसेंस फी है, इज अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी इज रिकवर्ड, वो रिकवर्ड कर लिया गया एवरी मंथ फ्रॉम द पे एंड अलाउंसेज ऑफ द अलॉटी। ये चीज़ इंश्योर कौन करेगा? हेड ऑफ द ऑफिस। और वेयर द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटमेंट इंटीमेट द अमाउंट ऑफ लाइसेंस रिकवरेबल पीरियड मेंशन इन रूल नंबर 1 में जो पीरियड मेंशन किया गया 8 मंथ का, हेड ऑफ द ऑफिस शेल इंश्योर, वो इंश्योर करेगा कि आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी इज रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो गया है इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द करेंट पे, जो अलाउंसेज मिलते हैं उसमें से, और द एंटायर अमाउंट इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द पे एंड एडवांस अलाउंसेज, और अगर पूरी तरह से जो पूरा अमाउंट है वो अगर रिकवर नहीं किया गया है तो द बैलेंस शैल बी रिकवर्ड आउट ऑफ द ग्रेजुटी, उस ग्रेजुटी में से रिकवर कर लिया जाएगा बिफोर इट्स पेमेंट इज ऑथोराइज्ड, कंप्लीट उसका पेमेंट करने से पहले उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। इसका रूल नंबर 4 देखते हैं। सब रूल नंबर 4 में दिया है कि द डायरेक्टरेट ऑफ द स्टेट जो रहेगा शेल इन्फॉर्म द हेड ऑफ द ऑफिस को अमाउंट ऑफ द लाइसेंस फी फॉर द रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, अगर उसने गवर्नमेंट का क्वार्टर को अकोमोडेशन को ज़्यादा समय के लिए रिटेंशन किया है तो उस कंडीशन में लाइसेंस फी जो रहेगी फॉर द परमिसिबल पीरियड ऑफ 4 मंथ, जो परमिसिबल पीरियड होता है वो 4 मंथ का होता है, 4 महीने तक रिटेन कर सकते हैं आप क्वार्टर रिटायरमेंट के बाद, बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी, उसको एम्प्लॉय हेड ऑफ द ऑफिस को करेगा एंड शेल एडजस्ट द अमाउंट, वो अमाउंट को एडजस्ट करेगा दैट लाइसेंस फी फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी टुगेदर विद द अनरिकवर्ड लाइसेंस फी इफ एनी मेंशन इन सब रूल नंबर 3। 4 महीने का पीरियड मतलब परमिसिबल पीरियड है। इफ़ एनी पर्टिकुलर, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर केस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर कोई संभव नहीं है फॉर डायरेक्टर ऑफ स्टेट टू डिटरमाइन द आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस को डिटरमाइन करने का कोई पॉसिबल नहीं है उसका, किसको? डायरेक्टर ऑफ स्टेट को, तो डायरेक्टर ऑफ स्टेट से इन्फॉर्म द हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा कि 10% ऑफ द ग्रेजुटी में भी विथहेल्ड, उसके रोक ली जाए, है ना। अगर मान लो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, कोई भी केस हो सकता है जिसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, तो उसमें वो कर देगा कि 10% उसका अमाउंट रोक लिया जाए। और द रिकवरी ऑफ द लाइसेंस फी, जो लाइसेंस फी की जो रिकवरी रहेगी वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर डायरेक्टर आउटस्टैंडिंग जो लाइसेंस फी उसको कैलकुलेट करने का, एज वेल एज साथ ही अगर कोई डैमेजेस चार्जेस हैं अकोमोडेशन के बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी शेल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ स्टेट, डायरेक्टर ऑफ स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एंड द विथहेल्ड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर रूल नंबर 5 का जो ग्रेजुटी उन्होंने 10% रोकी गई है, द रिटायरमेंट एम्प्लॉई हु वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन शेल बी पेड इमीडिएट, उससे शेल बी पेड, उसे इमीडिएटली पेड करवा दिया जाएगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट, जब उसे पूरा इमीडिएट पे करने के बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट स्टेट की तरफ से उसे दे दिया जाएगा आफ्टर अक्रूवल वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अब देखते हैं कि डायरेक्टर ऑफ स्टेट शेल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा कि नो डिमांड सर्टिफिकेट शेल बी गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विद इन द पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द अक्रूवल डेट ऑफ वैकेशन। उसने 1 तारीख को मान लो क्वार्टर खाली किया तो अगले 14 days में उसे नो डिमांड सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा एंड द अलॉटी जो रहेगा शेल बी इंटाइटल टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो अलॉटी रहेगा वो इंटाइटल रहेगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो पेमेंट उसे मिलना था उस पर इंटरेस्ट जो मिलता है वो पीरियड का, जो भी पर्टिकुलर पीरियड में जो रहेगा रेट,
उन एक्सेस विथहेल्ड अमाउंट, जो अमाउंट एक्सेस रोक लिया गया, 10% रोका था, मान लो 10% में से उसका एक अमाउंट वो मात्र 2% था, तो पिछ जो 8% जो अमाउंट रोका गया था उस पर विथ इंटरेस्ट उसे पे किया जाएगा। किसको? एम्प्लॉय को। आफ्टर एडजस्ट द एरियर्स ऑफ द लाइसेंस फी एंड डैमेजेस, वो एडजस्ट करने के बाद में उसे डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट रहेगा उसे विथ पेमेंट उसे दिया जाएगा अगर कोई है तो। पेएबल टू द अलॉटी एंड द इंटरेस्ट शेल बी पेएबल बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द स्टेट थ्रू द कंसर्न अकाउंट ऑफिसर के द्वारा डायरेक्टर ऑफ स्टेट उसको ये इंटरेस्ट पे करेगा। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर द अक्रूवल डेट ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन अप टू द डेट रिफंड ऑफ द एसेस विथहेल्ड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, जो अमाउंट उसे मिलना था उस पीरियड का उसे इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट वो अमाउंट दिया जाएगा। अब इसका 6 का बी देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ लाइसेंस फी आर डैमेज रिमेनिंग अनपेड आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रॉम द विथहेल्ड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ऑन अकाउंट ऑफ लाइसेंस फी या फिर डैमेज रिमेनिंग अनपेड, अनपेड रह जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रॉम द विथहेल्ड अमाउंट ऑफ द पेंशन। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि उसका अमाउंट उससे कम था 10% से, तो उसमें उसको बाकी का अमाउंट विथ इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो गई कि उसका अमाउंट 10% से भी एक्सीड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि जो अमाउंट एक्सीड हो रहा है उसको, अब ग्रेजुटी तो पूरी रिकवर 10% में उसका हो नहीं पाया, तो उसको जो अमाउंट, वो जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो डियरनेस रिलीफ से बिना किसी एम्प्लॉय या बिना किसी पेंशनर की कंसेंट के, बिना उसकी इच्छा के, बिना परमिशन के उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। जब तक कि उसका फाइनल कंप्लीट रिकवरी नहीं हो जाता तब तक उसी की डियरनेस रिलीफ में से रिकवर किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि रेलवे सर्वेंट शेल वेकेट द रेलवे अकोमोडेशन इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कोई एम्प्लॉई है जो इमीडिएट उसे वेकेंट कर देता है ना। इन केस जहाँ पर कि कोई रेलवे अकोमोडेशन इज़ नॉट वेकेटेड आफ्टर सुपर एनुएशन, 60 साल की एज हो गई, रिटायर हो गया, उसने भी अगर वेकेट नहीं किया गया है तो आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज सर्विस सच अ वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट, इन्वेड मेडिकल इन्वेलिडेशन या फिर डेथ हो जाती है, इन फुल अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो रहेगा अमाउंट का रिटायरमेंट ग्रेजुटी का या डेथ ग्रेजुटी का, स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड में जो स्पेशल पीएफ में जमा करते हैं वीपीएफ, तो वो जो अमाउंट रहेगा उसे पूरी तरह से विथहेल्ड कर लिया जाएगा एंड उसे रोक लिया जाएगा। ठीक है, कब? जब उसने अपना वेकेट नहीं किया है सुपर एनुएशन के बाद भी या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद भी। द अमाउंट विथहेल्ड अंडर क्लास ए, जो क्लास ए में जो अमाउंट विथहेल्ड किया गया है, शेल रिमेन टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास में एज अ केस फॉर्म में उसे रखा जाएगा। और इन केस, और ऐसी कोई केस है कि जो रेलवे अकोमोडेशन नॉट वेकेटेड इवन आफ्टर द परमिसिबल पीरियड ऑफ रिटेंशन, जो 4 महीने का है, आफ्टर द सुपर एनुएशन या डेथ हो जाती है या मेडिकल इनवेलिडेट होता है, तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन शेल हैव द राइट टू विथहोल्ड, रिकवर एंड एडजस्ट फ्रॉम द डीसीआरटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी से उसे रिकवर कर लेगा विद द नॉर्मल रेंट, स्पेशल लाइसेंस फी जो भी लगी है, डैमेजेस रेंट जो लगा है, एज में भी ड्यू, जो भी ड्यू हो फ्रॉम द एक्स रेलवे एम्प्लॉय, क्योंकि जो एम्प्लॉय चला गया मतलब एक्स रेलवे एम्प्लॉय हो गया, एंड रिटर्न ओनली द बैलेंस, सिर्फ उतना ही बैलेंस उसे रिटर्न किया जाएगा अगर कोई बचता है तो। ये सारी चीज़ें काटने के बाद में जो बचेगा वो किया जाएगा। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एडजस्टमेंट, अगर कोई अनपेड अमाउंट रह जाता है एडजस्टमेंट के बाद में, तो ये जो सी में दिया हुआ है, क्लास सी में, इसमें तो मे बी रिकवर्ड विदाउट एनी कंसेंट ऑफ पेंशनर बाय द कंसर्न अकाउंट ऑफिसर, डियरनेस रिलीफ से रिकवर किया जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से पेड नहीं हो जाता है। डिस्प्यूट अगर कोई होता है, मतलब कोई विवाद होता है, कोई संभावना बनती है, तो रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ डैमेजेस रेंट फ्रॉम द एक्स रेलवे एम्प्लॉय शेल बी एडजस्टेड सब्जेक्ट टू द एडजस्टिकेशन बाय द कंसर्न स्टेट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस। पेंशनर बेनिफिट टू द स्टाफ डिक्लेयर्ड अनफिट, अब इसका रूल नंबर 17 आ जाता है। पेंशनर बेनिफिट टू स्टाफ डिक्लेयर्ड अनफिट, जो अनफिट डिक्लेयर हो जाता है उस कंडीशन में, ऐसा कोई एम्प्लॉई है जो अनफिट हो जाता है फॉर इज पोस्ट एंड रिटेन इन सर्विस, और वो सर्विस में रहता है इन एन अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, उसके बाद का वो अल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट अपॉइंटमेंट रहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड एंड सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद बिकम्स इंटाइटल टू रिसीव रिटायरमेंट ग्रेजुटी और पेंशन, उसके बाद में वो इंटाइटल हो जाता है रिटायरमेंट ग्रेजुटी और पेंशन के लिए। ही शैल बी गिवन द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग विच एवर ही मे बी, मतलब
इन दोनों में से छोड़कर ही शेल बी गिवन द ऑप्शन, उसे ऑप्शन दिया जाएगा एक्सेप्टिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी, विच एवर इज, जो भी हो, प्रीफर द ग्रेजुटी आर पेंशन, तो ग्रेजुटी या फिर पेंशन विच ही वुड नॉर्मली बी ग्रांटेड विथ रेफरेंस टू हिज टोटल सर्विस टेकन टुगेदर, जो दोनों सर्विस ली गई है टुगेदर मिलाकर, उसके अनुसार ग्रेजुटी और पेंशन जो नॉर्मली मिलती है उससे। सेकंड में आ जाएगा द सम ऑफ, मतलब उसका योग कुल जो है ग्रेजुटी और पेंशन वुड विच ही वुड हैव बीन ग्रांटेड, उसे ग्रांटेड कर दिया जाएगा, कर दी जाती थी अगर वो कर दी जाती थी अगर वो ही हैड बीन मेडिकल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ बीइंग रेइंस्टेटेड इन द अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट एट द एंड ऑफ द स्पेल ऑफ हिज सर्विस। द रिटायरमेंट ग्रेजुटी या फिर और पेंशन विच ही वुड बी नॉर्मली हैव बीन ग्रांटेड, उसे नॉर्मली में ग्रांट कर दिया होता था फॉर द सेकंड स्पेल ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन द अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। अब इसमें ये कंडीशन आ गई कि दोनों सर्विस का पीरियड जो हो जाता है, अगर मान लो 33 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, प्रोवाइडेड दिस, बशर्ते कि इफ द टोटल क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द रेलवे सर्वेंट, जो दोनों सर्विस का जो स्पेल है उनमें अगर वो एक्सीड होती है 33 ईयर से, तो द क्वालिफाइंग सर्विस इन द सेकंड स्पेल, जो क्वालिफाइंग सर्विस थी जो सेकंड स्पेल में थी, शेल बी रिड्यूस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, उसे जितनी सर्विस उसने की उसके हिसाब से उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा, बाय विच द टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इन द बोथ स्पेल शेल टेकन टुगेदर नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, मतलब 33 ईयर का ही ग्रेजुटी मिलता है। अगर इन शॉर्ट में अगर ये हम बोला या समझा जाए तो 33 से अगर ज़्यादा पीरियड होता है तो उसे रिड्यूस कर दिया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस में से। इसका रूल नंबर 18 देते हैं कि पेंशनरी या टर्मिनल या फिर डेथ बेनिफिट टू द टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट, है ना, अगर मान लो कोई टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट है, उसकी डेथ हो जाती है या पेंशनर होती या होता है या टर्मिनल होता है, तो टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट हु रिटायर ऑन सुपरएनुएशन, जो सुपरएनुएशन पर रिटायर होता है, और ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड या फिर परमानेंटली इनकैपेसिटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है फॉर फर्दर रेलवे सर्विस बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी, जो रहेगा मेडिकल अथॉरिटी वो उसे डिक्लेयर कर देगी। तो आफ्टर हैविंग रेंडर टेम्प्रेरी सर्विस नॉट लेस देन 10 ईयर, लेकिन उसने जो सर्विस पीरियड है उसका 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, शेल बी एलिजिबल, उसे एलिजिबल माना जाएगा फॉर सुपरएनुएशन, इनवैलिड पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड फैमिली पेंशन एट द सेम स्केल एज एडमिसिबल टू द परमानेंट रेलवे सर्वेंट अंडर दिस रूल। मतलब अगर बोला जाए तो एक टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट है और उसने अपने 10 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और वो किसी कारण से सुपरएनुएशन या फिर किसी इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसे सुपरएनुएशन, इनवैलिड पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुटी सारी चीज़ें मिलेगी जो कि एक परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय को मिलती थी, उसी के अनुसार उसे भी मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का जो पर्पस है, सर्विस शेल बी मीनिंग, सर्विस का मीनिंग रहेगा रूल नंबर 6 के अनुसार, द कोड शेल नॉट इंक्लूड द पीरियड फर्स्ट 4 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑफ स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का वो जो 4 है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट हु सीक्स वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर ऑफ सर्विस, 20 साल के बाद अगर टेम्प्रेरी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो कंटिन्यू भी एलिजिबल, तो वो एलिजिबल रहेगा फॉर रिटायरमेंट पेंशन एंड अदर पेंशनरी बेनिफिट लाइक परमानेंट रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड फैमिली पेंशन एज एडमिसिबल अंडर दिस रूल। इन इवेंट ऑफ डेथ इन हार्नेस ऑफ टेम्प्रेरी सर्वेंट रेलवे सर्वेंट कार्य के दौरान या हार्नेस डेथ इन हार्नेस अगर हो जाता है तो इस फैमिली शेल बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेजुटी, तो सेम स्केल एज एडमिसिबल टू फैमिलीज टू परमानेंट रेलवे सर्वेंट के अनुसार ही उससे भी एलिजिबल माना जाएगा। द टर्मिनल और डेथ ग्रेजुटी शेल नॉट बी एडमिसिबल, कब एडमिसिबल नहीं रहेगी टर्मिनल या डेथ ग्रेजुटी, टू अ प्रोबेशनर और अदर रेलवे सर्वेंट डिस्चार्ज फॉर फेलियर टू पास। अगर कोई एम्प्लॉई है उसे किसी एग्ज़ाम के लिए पास होने के लिए बोला गया तो मतलब पास होना था और वो फेल हो जाता है तो उसे नहीं दिया जाए। ट्रेनिंग के बाद अगर फेल हो गया मतलब वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसे जो है ये डेथ ग्रेजुटी या टर्मिनल ग्रेजुटी उसे वो नहीं दी जाएगी। इन केस वेयर द रेलवे सर्वेंट कंसर्न रिज़ाइन, अगर मान लो वो रिज़ाइन कर देता है अपनी पोस्ट से या रिमूव या डिसमिजल कर दिया जाता है तो उसको भी नहीं दी जाएगी। टू रेलवे
टू एम्प्लॉय री एम्प्लॉयड अंडर द टर्म ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेबल टू रिटायर्ड एम्प्लॉय, फिर से री एंगेज होता है तो उस कंडीशन में द रूल एंड अदर एप्लीकेशन टू द एडमिसिबल ऑफ DCRG टू परमानेंट pensionable railway servant shall apply as far as may be the terminal or death gratuity, also subjected to the provision of the sub rule number 6 to 10. 6 to 10 में जो सब रूल दिए गए उन्हीं के अनुसार उसे एडमिसिबल माना जाएगा। नो नॉमिनेशन, कोई डेथ ग्रेजुटी या टर्मिनल ग्रेजुटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि नॉमिनेशन दिया ही गया हो। नॉमिनेशन नहीं है तो भी उसे ये चीज़ दी जाएगी, उसका जो कीन ऑफ द डिक्रीज एम्प्लॉय को, जो भी उसके रिलेटिव रहेंगे उस बस जो प्रोसीजर रहेगी उसे फॉलो करना पड़ेगा। द पेमेंट ऑफ टर्मिनल ग्रेजुटी, जो पेमेंट रहेगी टर्मिनल ग्रेजुटी की जो पेमेंट रहेगी इन केस ऑफ द टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट हु डाई बिफोर रिसीविंग पेमेंट ऑफ द सेट ग्रेजुटी, जो ग्रेजुटी थी उसे रिसीव किए पहले ही अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर डेथ ग्रेजुटी शेल बी मेड टू हिज फैमिली इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रेफरेंस। तो उसे जो ग्रेजुटी जो दी जाएगी वो किस मैनर में दी जाएगी, तो उसका ही ये दिया गया है किस किस को दी जाएगी। वाइफ या फिर वाइफ, एक वाइफ है या दो वाइफ है, इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेशन, अगर कोई जुडिशियली सेपरेट हो गई वाइफ तो उसको भी शामिल किया जाएगा। इन केस ऑफ अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय मेल है तो उसकी वाइफ को दिया जाएगा। हस्बैंड इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड, जुडिशियली मतलब तलाकशुदा बोल सकते हैं, कानूनन तलाकशुदा, उसे भी दिया जाएगा अगर वो फीमेल एम्प्लॉय है तो। सन्स इंक्लूडिंग स्टेप सन एंड एडॉप्टेड सन, या तो स्टेप सन या एडॉप्ट किया हुआ सन है उसे भी। अनमेरिड डॉटर अगर कोई है इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर हो चाहे फिर एडॉप्टेड डॉटर हो, उनको भी मिलाकर। विडो डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर या एडॉप्टेड डॉटर। स्टेप डॉटर मतलब हो जाएगा सौतेली लड़की, या फिर एडॉप्टेड अगर आपने उसने एडॉप्ट किया है उसे भी। फादर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड पेरेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल हुज पर्सनल लॉ परमिट, अगर उसका पर्सनल लॉ एडमिट करता है, परमिशन देता है ऐसा करने के लिए तो मदर रहेगी उसे दिया जाएगा। ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर को मिलाकर 18 ईयर्स से कम। अनमेरिड सिस्टर हो या विडो सिस्टर हो इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। मैरिड डॉटर है उसे दिया जाएगा। चिल्ड्रन ऑफ अ प्री-डिसीज सन, प्री-डिसीज सन का अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसे दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि 8 में दिया गया, यदि कोई पर्सन एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी इन ऑर्डर टू रेफरेंस मेंशन इन एक आप सब रूल नंबर 7 का जो 1 में दिया गया है, एंड टोटली डिनाई, अगर वो डिनाई कर दे उसे डिनाई कर दिया जाता है। एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी, अगर कोई रेलवे एम्प्लॉई उसने कोई उसका जो कीन था उसे अपनी इच्छा से या डीड बना के ऐसा कर दिया है कि उसे वो अपना परसेंटेज नहीं, अपनी पेंशन का हिस्सा नहीं देना चाहता है, तो उसे उसी रेलवे एम्प्लॉई की इच्छा के अनुसार उसे उस व्यक्ति को इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। किस व्यक्ति को? जिसको कि एम्प्लॉय ने बोला है कि मेरे मान लो कोई उसके 2 बच्चे और उसने बोला कि बड़े बच्चे को मैं अपनी पेंशनरी बेनिफिट में से कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ, तो उसे इनएलिजिबल ठहरा दिया जाएगा, उसे नहीं दिया जाएगा। एंड विच शेल नॉट बी पेड, और जो अमाउंट है वो पेड किया किसको किया जाएगा, उसका नेक्स्ट जो कीन रहेगा, नेक्स्ट जो हेड्स रहेंगे उन्हें ये जो चीज़ जो अमाउंट वो दिया जाएगा। और ये चीज़ जब वो एम्प्लॉय जब देता है तो उसे सर्विस रिकॉर्ड में ये चीज़ राइटिंग में लिख के रखना होता है हेड ऑफ ऑफिस को कि वो क्या चीज़ किसको नहीं देना चाहता है और किसको देना चाहता है। मतलब ये कहने का कि अगर आप लड़के 2 या 3 हैं, अगर आप चाहते हो कि किसी एक बच्चे को उसका बेनिफिट ना मिले तो आप उसे इनएलिजिबल करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, उसे इनएलिजिबल ठहरा दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेएबल टू द टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट, जो ग्रेजुटी का अमाउंट पे किया जाएगा टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट को इन द इवेंट ऑफ डेथ में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज, जो भी एंट्री की गई है सर्विस बुक में, एंड ड्रॉन विदाउट अ फॉर्मल एप्लीकेशन ऑन अकाउंट रिपोर्ट जस्ट पे क्लेम इन पे बिल इन फॉर्म। इसके अनुसार टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट में भी सेम वैसा ही ग्रेजुटी का जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी। द नॉन सर्विस स्टाफ अपॉइंटेड ऑन पर्सनल स्टाफ ऑफ डिप्टी मिनिस्टर is staff appointment declaration of minister who is not on date of appointment or already in government service shall be treated as purely temporary employee for the purpose of benefit of
एडमिसिबल अंडर दिस रूल। पेंशन ऑन री एम्प्लॉयमेंट, अब इसका रूल नंबर 19 बोलता है कि पेंशन ऑन री एम्प्लॉयमेंट अगर फिर से री इंगेज होता है तो पेंशन ऑन री एम्प्लॉयमेंट शेल सब्जेक्टेड टू कंडीशन लेट डाउन इन रूल नंबर 33 में उसके बारे में डिटेल में दिया रहेगा। तो यहाँ तक दोस्तों हो जाते हैं रूल नंबर 19 तक, 9 से लेकर 19 तक हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है, जिसका कि चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो हम रूल नंबर 20 से लेकर 48 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंड ऑन लीव, उसको किस तरह काउंट किया जाएगा, काउंटिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उस पीरियड को किस तरह काउंट किया जाएगा, एंड फॉर फीचर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिजल और रिमूवल पर फॉर फीचर सर्विस कैसे किया जाता है, इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस, अगर बीच में एम्प्लॉय कुछ समय के लिए इंटरप्ट कर देता है, सर्विस छोड़ देता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके पेंशन पे। और इसमें रूल नंबर 47 में आ जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आफ्टर 20 ईयर सर्विस और 5 ईयर बिफोर रिटायरमेंट। तो इन सभी चैप्टर्स के बारे में, इन सभी रूल्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में चर्चा करेंगे, जिसका की हेडिंग है क्वालिफाइंग सर्विस। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 20 नंबर से लेकर 48 नंबर तक के रूल्स को जानने के लिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। जल्दी ही कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है, जिसमें मैंने रूल नंबर 9 से 19 के बीच कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 20 से 48 के रूल्स को लेकर। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको फिर से यही सलाह दूंगा कि इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के जो इस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं उनकी जानकारी लेते रहिए। अपडेट जो आते हैं, नोटिफिकेशन जो आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट रहिए, और इसी तरह बने रहेंगे तो आप अपना जो गोल है, जो टारगेट है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। और अगर मान लो कहीं कुछ ऐसा नहीं भी होता है तो आप अपनी सर्विस के दौरान इनसे होने वाली जो भी आपकी समस्या आएंगी उनसे तो कम से कम आप अवेयर रह ही सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो पार्ट 2 समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अपनी सर्विस बढ़िया तरीके से पूरी डिवोशन के साथ अपने रेलवे के लिए समर्पित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।